कॉर्पोरेट कंपनियों में तो अपने अप्रेजल से पहले परफॉर्मेंस रिव्यू और इंटरव्यू के बारे में अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कैबिनेट में फेरबदल से पहले ऐसा होते हुए देखा है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। चर्चा है कि जल्दी ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे की मैराथन मुलाकात की और इसके बाद पीएम मोदी ने खुद अपने मंत्रियों से उनके 2 साल के कामकाज का हिसाब लिया। लेकिन एक तरफ मंत्रियों की परफॉर्मेंस है तो दूसरी तरफ अगले साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव। तो सरकार भले ही परफॉर्मेंस का हवाला दे, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फेरबदल में चुनावी एंगल का असर भी दिखेगा। खबर है कि यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओम माथुर मंत्री बन सकते हैं। साथ ही कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री संजीव बालियान का प्रमोशन कर इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद से सांसद श्यामा चरण गुप्त और एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो सवाल यही है कि मोदी कैबिनेट के इस दूसरे फेरबदल में मंत्रियों के परफॉर्मेंस का असर ज्यादा होगा या फिर चुनाव की अंगणित का। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। कैबिनेट में फेरबदल कोई नई बात नहीं है। तमाम सरकारें अपनी अपनी सहूलियत और अपनी जरूरत के हिसाब से कैबिनेट में बदलाव करती रही हैं। लेकिन सवाल कैबिनेट रीशफल के पीछे के चुनावी एंगल का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में असेंबली इलेक्शंस करीब हैं। तो क्या मोदी सरकार के इस कैबिनेट रीशफल में परफॉर्मेंस से ज्यादा चुनावी इक्वेशन पर जोर दिया जाएगा? हालांकि संकेत तो ये देने की कोशिश हो रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अप्रेजल होगा। इसी मुद्दे पर आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, मंत्रियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें, हमारे साथ नरेंद्र तनेजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, और जितेंद्र पटवारी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इस डिबेट में अतुल अंजान, सीनियर लीडर सीपीआई, भी शामिल होंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में एके वाजपेयी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी, भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस रीशफलिंग में कौन से मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है, कौन से मंत्रियों का कद बढ़ेगा। पीयूष गोयल पावर एंड कोल इंडिपेंडेंट चार्ज फिलहाल संभाल रहे हैं, कैबिनेट में इनकी जगह संभव है। और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, इन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और संजीव बालियान भी उन मंत्रियों में शामिल है जिनका प्रमोशन हो सकता है, एमओएस एग्रीकल्चर, लेकिन कैबिनेट में इन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। और मुख्तार अब्बास नकवी एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और मनोज सिन्हा एमओएस रेलवेज, इनको भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो किन मंत्रियों का कद बढ़ेगा? और उसमें डॉक्टर महेश शर्मा का नाम भी शामिल है, एमओएस सिविल एविएशन टूरिज्म, इन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। लेकिन कुछ पर रेड सिग्नल भी है, यानी कि जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है उनमें नजमा हेपतुल्ला सबसे पहला नाम है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रही है। एज फैक्टर इनके सामने आ रहा है क्योंकि युवा चेहरों को मौका देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गिरिराज सिंह एमओएस एमएसएमई, अक्सर अपने बयानों के कारण घिरे रहते हैं। निहाल चंद एमओएस केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इनकी भी छुट्टी हो सकती है। विजय सांपला एमओएस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो पंजाब में विजय सांपला को चुनावों की भूमिका यहां पर दी जा सकती है। तो मंत्रियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब सवाल और ऐसे भी हैं जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे नए चेहरों को भी यहां पर शामिल किया जा सकता है। तो कौन से हैं वो नए चेहरे, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि कुछ नए चेहरे भी हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। अब देखना ये है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। इस पर हम एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आपको बता दें, मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे यहाँ पर संभव है। अनुप्रिया पटेल एमपी है, मिर्जापुर से 2014 के चुनावों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बीजेपी के लिए साबित हुई थी। अपना दल की सांसद है। राजवीर सिंह एमपी है एटा से, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भगत सिंह कोश्यारी काफी बड़े नेता है, जाना माना नाम है, उत्तराखंड के एमपी हैं, नैनीताल से।
नवजोत सिंह सिद्धू सांसद हैं राज्यसभा के। आगामी पंजाब चुनावों को देखते हुए इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। विनय सहस्त्रबुद्धे एमपी हैं, राज्यसभा के बहुत ही इंटेलेक्चुअल नेता ये माने जाते हैं, पार्टी के काफी कद्दावर नेता, इनका नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और उसके बाद रमेन डेका एमपी हैं असम से, और असम से अभी ही सोनवाल ने सीट खाली की थी असम से, और उसके बाद इनका नाम सामने आ रहा है। तो चलिए, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं, क्योंकि कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है, कुछ मंत्रियों को यहां पर छुट्टी भी हो सकती है। बहरहाल खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। AK वाजपेयी, स्पोक्स पर्सन LJP। वाजपेयी जी, ये बताइए कि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है और काम के आधार पर ही ये रीशफलिंग की जा रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस रीशफलिंग में कहीं ना कहीं चुनावी एंगल सामने आ रहा है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के अकाउंटेबल किया है, आंसरेबल किया है, और कॉरपोरेट कल्चर की तरह से उनके परफॉर्मेंस की अप्रेजल की है जी। चुनाव की राजनीति करके प्रधानमंत्री सत्ता में आता है या मंत्री बनते हैं या पार्लियामेंट बनता है, तो उसमें राजनीति तो होगी, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रियों के काम की समीक्षा करते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं। और उसमें ये होगा कि जिस मंत्री की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, प्रधानमंत्री की ये स्वेच्छा होती है, उनका पूरा अधिकार होता है कि किसी मंत्री को इंडक्ट करें या किसी मंत्री को बाहर करें। तो ये देश के लिए अच्छा है, यहाँ की भारत के लिए अच्छा है। और मोदी जी तो काम करने के लिए जाने जाते हैं, हर सेक्टर में काम हो रहा है। आप देखिए, चाहे गरीबों की बात करिए, चाहे किसानों की बात करिए, चाहे कॉरपोरेट की बात करिए। कॉरपोरेट के लिए FDI खोला है, मैक्सिमम FDI खोल दिया गया है, कंपटीशन बढ़ेगा और डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। जहां गरीब की बात आती है तो उसके लिए एक्सीडेंट का दुर्घटना बीमा किया, पेंशन योजना लागू की। जहां किसानों की बात आती है वहां पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है कि फसल बीमा को उन्होंने पॉलिसी बना के और उसको लागू भी कर दिया। अब GST की बात आ रही है, GST लाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन एक विरोधी पार्टी है जो उसमें अड़ंगा लगा रही है। चलिए, अब विपक्षियों का इस पर क्या कहना है, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने। अतुल अंजान जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आप भी AK वाजपेयी जी ने जो तर्क दिया है यहाँ पर इस रीशफलिंग को लेकर, आप भी उससे सहमत हैं? मैं दूसरों की बात के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इस सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में कहना चाहता हूं। 2 साल में क्या कमाल कर दिया आपने, और कौन सी नई बात हो रही कि कोई प्राइम मिनिस्टर अप्राइजल ले रहा है, तो होता ही रहता है, हर सरकारों में होता है। इस बार प्रचार करके हो रहा है, प्रचार करके हो रहा। सरकार के 2 साल के कामों के बारे में बताइए ना। 4 बेसिक मुद्दे थे जिस पर मोदी सरकार आई थी, NDA की सरकार बनी थी, UPA की सरकार को हटाया था। नंबर 1, महंगाई को रोकना। दुनिया की बात छोड़िए, क्या दालों के दाम आज़ाद हिंदुस्तान में 220 रुपए किलो कभी हुए? सिर्फ पूना, महाराष्ट्र जो भाजपा का शासित राज्य है, पूना, जयपुर, भोपाल, उड़द की दाल 220 रुपए किलो आज भी बिक रही। पिछले 4 महीने 6 महीने से कोई परिवर्तन नहीं। अरहर की दाल 160 से 200 के बीच में चक्कर काट रही। महंगाई का ये हाल है। और चीज़ों के बाद हम छोड़ दीजिए, टमाटर का मुंह कैसा लाल हो गया, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपने कहा था ना कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 4 करोड़ को हो जाना चाहिए ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कह रहे हैं शिल्पा जी कि कुल 1,65,000 लोगों को काम मिला है 2015 में, और 2014 में सिर्फ 36,000 नौकरियां निकली थी। क्या हुआ भाई? वो 15 लाख रुपए हर परिवार को काले धन से मिलने वाला था, जनधन बीमा योजना के तहत हर एक के खाते खोल दी गए, तो उस मोर्चे पर फैल। और जहां तक ये बड़ी बड़ी बातें, हर एक घर में बिजली पहुंचा देंगे 2000 कब? 20 में। अरे 19 में चुनाव है, आपको मैंडेट है 2000 तक का। सारे प्रोग्राम 2019 के बाद के हैं, सारे फैसले। मैं एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के बारे में काम करने का, वो अपने बारे में रिकॉर्ड लेना, मंत्रियों के तो बारे में बाद में पूछें। मैं एक पूछ रहा हूं कि आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री 2 साल में 7 बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं गया। 7 बार दौरा करने के बाद आप क्या लाए? NSG की सदस्यता भी नहीं मिली। और हर बार जब आप गए तो अमेरिका से लौटने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को और आर्थिक सहायता दी है। अभी आप गए थे, आपके बाद
आतंकवाद देखिए, अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए 54,000 करोड़ डॉलर दे रहे हैं। ये क्या रहा है? आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी है क्या? आपकी विदेश नीति का क्या चिथड़ा उड़ रहा है? जी ए.के. वाजपेयी क्या कहेंगे? यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि प्रचार किया जा रहा है हर सरकार में रीशफलिंग होती है। अतुल अंजान जी से सिर्फ एक बात पूछूंगा कि 30 साल इन्होंने वेस्ट बंगाल में राज किया, वहां क्या स्थिति आपने पहुंचाई थी? अभी आप टमाटर की बात कर रहे हो, टमाटर तो हर वर्ष इस मौसम में बढ़ते ही बढ़ते हैं। और दालों की बात करिए, दालों की बात जो की है वाजपेयी जी, आपकी बात का नहीं, मैं आप जवाब सुन लीजिए ना, जो आपने पॉइंट रेज किया उसका जो पॉइंट टू पॉइंट में जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप कहिए अपनी बात। आप उस पार्टी के हैं जिस पार्टी के रामविलास जी हमारे मित्र हैं, आजादी के बाद कोई तो जिस पार्टी के वही उसी हैसियत से मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अतुल जी आप अपनी बात कह चुके हैं, आप उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब तो सुनिए ना। वाजपेयी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों का। अंजान साहब जवाब सुनेंगे तो आपको फिर उसके बाद आप बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। देखिए जहां तक मैंने बताया दालों की कीमत की और महंगाई की बात है, देखो एक बात समझ लीजिए, महंगाई कंट्रोल जब तक की जा रही है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, इंप्लीमेंटेशन लागू किया जा रहा है। अब जहां तक दाल की बात है, दाल के लिए बफर स्टॉक बनाया जा रहा है, दाल इंपोर्ट की जा रही है। देखिए एडमिटेडली दाल का प्रोडक्शन कुछ दालों का प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए संसाधन बनाएंगे। वो सारे प्रयास जारी हैं और जमीनी सतह पे आ रहे हैं, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। आपने 15 लाख की बात की, 15 लाख की बात में काले ब्लैक मनी कोई किसी के घर में नहीं पड़ी हुई है। ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड विदेशों के खातों में है, उसके लिए टीटी की जा रही है। आपसे नहीं चर्चा करनी है, मुझे नहीं चर्चा करनी। जब चर्चा होगी तो जेडीसी जो आपने चर्चा हो जाएगी, उठाए हैं उनका मुद्दा तो आपको सुनना होगा, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब सुनना भी होगा आपको। जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो जवाब नहीं सुनेंगे। के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कहना नहीं चाहते तो आप अपनी बात अपने पास रखिए, लेकिन ये बात सत्य है कि इस बार जो प्रधानमंत्री है वो हर मोर्चे पे काम कर रहा है। एनडीए की सरकार हर मोर्चे पे कामयाबी की तरफ जा रही है और आने वाले 4 साल के बाद आप देखिए हर सेक्टर में ग्राउंड रियलिटी पे सारी चीजें आएंगी। रोजगार की आपने बात की, अभी कल क्या कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मॉल शॉप दुकानें 24/7 खुलेंगी। तो प्रयास किए जा रहे हैं, नौकरियां कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम दिया है, मुद्रा बैंक की बात की है, 3.5 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को करोड़ों लाख रुपया दिया गया है, जिससे को वो अपना कारोबार कर सके। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ये तो बात नहीं चलने वाली है। जनता देख रही है। अभी बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें क्या हुआ आपके पॉलिसी का? 1 जून को नहीं छोड़िए, अरे वो तो आप क्या बोल रहा करें? ये पूछना है तो रामविलास पासवान जी से पूछिए, जो गाना गाते थे पश्चिम बंगाल की सरकार का। अरे गाना गाते थे, लेकिन रिजल्ट तो देखना पड़ेगा। देखो अच्छी बात को अच्छी बात कही जाएगी, लेकिन 30 साल के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। अभी आप 2 साल में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। वाजपेयी जी और अतुल जी अगर आप एक-एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद हमें और दर्शकों को दोनों को समझ आएगा, लेकिन आप इस तरीके से अगर बहस करेंगे तो शायद प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी वाजपेयी जी बताइए, चलाइए ना। अंजान साहब, आपने जो मुद्दे उठाए उनका मैं बिंदु पॉइंट टू पॉइंट जवाब आपको दे रहा हूं। देश की जनता देख रही है। अभी हाल में आसाम में इलेक्शन हुआ, देश की जनता ने एनडीए को कमांड दी, बीजेपी की वहां सरकार बनी है। यूपी में अभी चुनाव होने, वहां भी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले बंगाल में चुनाव हुए, वहां भी आपको पता चल गया। तो जनता, लोकतंत्र में जनता ने फैसला लेना है और जनता जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, आज कहां खड़ी है, किस वजह से खड़ी है, महंगाई उन्होंने कहां पहुंचाई, वो सब जनता देख रही है। कितना करप्शन था, देखिए मोदी जी की गवर्नमेंट में 2 साल हो गए हैं, 2 साल में एक भी एलिगेशन करप्शन का ना तो किसी मंत्री पे है ना किसी ब्यूरोक्रेट पे है। तो क्या कामयाबी चाहिए, क्या कामयाबी? चलिए आपने अपना पॉइंट रखा। और भी मेहमान जितेंद्र पटवारी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। जितेंद्र जी, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल है, लेकिन चुनावी एंगल भी क्या आपको इस रीशफलिंग में नजर आता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पीछे ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे तरीके से चुनावी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है।
शिल्पा, दो बातें हैं। अभी अतुल अंजान जी ने बहुत सी बातें कही। वाजपेयी जी ने भी कहा कि चुनाव की राजनीति, आसाम में जीते, मोदी जी को इतना बहुमत मिला। वाजपेयी जी के राज में बिहार में क्या गत हुई वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर बात इतनी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के परफॉर्मेंस की बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपराध मुक्त सांसद बनाऊंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 21 मंत्री दागी है, जो 31% होता है इस पूरे कैबिनेट का, मैं समझता हूं 21 मंत्री दागी किस अपराध में दागी है। कोई है चुनाव के काम में गड़बड़ करने में, किसी पे हत्या का आरोप है, किसी पे बलात्कार का आरोप है, किसी व्यक्ति पर इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। इस तरीके के बड़े अपराधों में कहीं न कहीं ये लिप्त हैं। तो काम मुक्त की आपको देखना पड़ेगा कि 2 साल में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज 12 से 13 करोड़ भारतीय संस्थाओं की, जो रोजगार की संस्थाएं भारत सरकार की, उनके आंकड़े के अनुसार 20 साल से 30 साल का नौजवान बेरोजगार है। क्या नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे? क्या ये बताएंगे कि उनकी उम्र से बड़ा ज्यादा कीमती डॉलर हो गया है? उन्होंने उम्र से डॉलर को जोड़ा था, क्या हुआ इस 2 साल में? एफडीआई की बात की थी अभी भाई साहब ने। एफडीआई का विरोध करने वाले 49% पे यही सरकार थी, यही नरेंद्र मोदी थे। ये जीएसटी का विरोध इन्हीं नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री जब किया था। जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ये पूछती है कि जीएसटी को आप लाना चाहते हो तो उसका परसेंटेज क्या रहेगा कर का, क्लियर करे देश को, क्या बुरा है? वाजपेयी जी को कोई ज्ञानवान तो है नहीं, सिर्फ बोलने के लिए आके बैठ गए। आप चुनाव हारने और जीतने और कांग्रेस की और वाम दलों की स्थिति के मामले में अगर आपको ज्यादा चिंता है तो आपकी पार्टी की स्थिति बिहार में क्या हो गई पता लगा? जितेंद्र जी, इस तरीके से बात करना देश को एक तरह से धोखा देने जैसी बात है। जी, मेरी पूरी बात हो जान दे शिल्पा जी, बताइए। इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इस देश के 80 देशों में नरेंद्र मोदी जी गए थे। आपके पास कोई आंकड़ा है एफडीआई का कितना रुपया भारत में आया इस साल 2 साल में? कोई आंकड़ा है तो बताएं जरा। कुछ आंकड़ा नहीं है आपके पास। सारे आंकड़े हमारे पास हैं। अगर आपको गाली कैसे देना, जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं महोदय, आप ज्ञान क्या बांट रहे हैं? आपके कितने सांसद रह गए हैं? आपके कांग्रेस पार्टी में कितने क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं? कितने लाख करोड़ का करप्शन आपने किया है? सारे कोयले की खदानें बेच के खा गए, सारा देश का पैसा लूट लिया। आप बात करने को ज्ञान हमको बता रहे हैं कि ज्ञान नहीं है आपको? आंकड़ों की बहस हमसे करना चाहते हैं? कब से राजनीति में आप आए हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत आलोचना नहीं करिए। आपको मुद्दे के हिसाब से आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। 2 लाख करोड़ एफडीआई अब तक आ चुकी है। मुद्दे मैंने जितने इसी भारत में बुलेट रेल चलेगी। गाली देने से देश के सामने से सवाल देखिए, व्यक्तिगत आरोपों से जवाब नहीं दिया जा सकता। देश की जनता आपको दबाव दे चुकी है। रोजगारों की आप बात करते हैं, कितने रोजगार आपने पैदा किए थे? लेकिन रोजगार तो वाजपेयी जी आपकी सरकार में भी रोजगार का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा। आंकड़ा नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल ठीक किया गया था, लेकिन उससे कहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? आंकड़ा बढ़ने का प्रयास जारी है, हमने उसके रास्ते खोले हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है इतने लार्ज स्केल पर, इतना करोड़ों लाख डॉलर का उसका बजट है, वो किस लिए चलाया जा रहा है? वो रोजगार उत्पन्न करने के लिए चलाया। मुद्रा बैंक की योजना क्यों खोली है? वो रोजगार, लेकिन असर तो उसका नहीं दिख रहा। बोला किस मकसद से गया है, लेकिन असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं कि असर दिख रहा है, असर दिखेगा। 5 साल का वक्त है। असर मैंने जैसा शुरू में कहा कि तीसरे साल के बाद आप जब बहस करेंगे। चलिए, 2 साल का वक्त तो बीत चुका है, 5 साल का वक्त है 2019 के चुनावों का। अब यहाँ पर सभी को इंतजार है। बहरहाल जितेंद्र पटवारी जी, इससे पहले आपने अपने जवाब में यहाँ पर दागी मंत्रियों का जिक्र किया था बीजेपी की तरफ से। क्या आपकी पार्टी में सभी मंत्रियों की जो छवि है वो पूरे तरीके से साफ है, जो आप इस तरीके से निशाना साध रहे हैं? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और कोर्ट में जितने भी सांसद जिन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उन पे या तो वो दोषी रहेंगे या क्लियर होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया? क्या ये बताएं कि विदेश मंत्री इस देश का कौन है? सुषमा स्वराज है, नरेंद्र मोदी है? वो तो उनके विदेश दौरों की बात आ गई, लेकिन इस बात देश को जी सिर्फ नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिल्पा, देश के सामने स्थिति क्या है? ये रामविलास पासवान जी की दलित नीतियों के साथ खड़े हैं। आरक्षण के मामले में देश डरा हुआ है कि नहीं है? आज संघ कुछ अलग बात करता है और सरकार कुछ अलग बात करती है। नरेंद्र मोदी जी अलग बात करते हैं और मोहन भागवत जी अलग बात करते हैं। क्या देश को ये भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
आज देश में रोजगार घट रहे हैं, एफडीआई आ नहीं रही है, रिटेल बाहर से जो पैसा आने की बात है 100% एफडीआई आएगी। कितना आया 2 साल में? क्या हुआ? देश आंकड़े चाहता है, देश वही अच्छे दिन के तोहफे नहीं चाहता है। वाजपेयी जी, कोई आंकड़ा है आपकी तरफ? उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ पासवान एफडीआई में पैसे आ चुके हैं और 17 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। ये एफडीआई के आंकड़े हैं। दूसरा बात इन्होंने कही कि क्रिमिनलाइजेशन पे इनको मालूम होना चाहिए कि देश का लॉ क्या है। लालू यादव को किस वजह से चुनाव लड़ने से रोका गया? बिकॉज उनको सजा याफ्ता है। तो जो लॉ है उसी के हिसाब से काम होगा। और देश में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं और वो आज से नहीं कर रहे, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। तो देश का जो कानून है उसके हिसाब से काम चलेगा। काले धन पे बिल्कुल एकदम काम कार्यक्रम जारी है, ट्रीटीज हो रही हैं। अभी स्विट्जरलैंड ने खुद डिक्लेयर किया है कि वो सारा रिकॉर्ड साझा करने को तैयार है। देखिए वक्त लगता है, इतनी चीजें 60 साल में खराब हुई हैं, उसको संभालने में 2 साल का पीरियड हमारे लिए काफी नहीं है। आप देखेंगे धीरे धीरे सारी चीजें एकदम बिल्कुल तरीके से काम करेंगी। करप्शन की बात हमने की, हमने फिर उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे किसी मंत्री पे कोई दाग नहीं है। हमारे 2 साल के पीरियड में कोई स्कैंडल आज तक सामने नहीं ला पाया है। इवन स्कैंडल नहीं, एलिगेशन भी नहीं लगा पाए हैं आप लोग। और जहां तक बायसनेस का सवाल है, हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये एलिगेशन लगाएं कि आप वाड्रा के खिलाफ बायस हैं या सोनिया गांधी के खिलाफ बायस हैं या किसी के खिलाफ बायस हैं। आपका फाइनेंस सेक्रेटरी जो रिजर्व बैंक का गवर्नर था उसको हमने वहां से हटाया नहीं, पूरा कार्यकाल करने के लिए दिया। वाड्रा पे हमने कोई उंगली नहीं उठाई, उसकी निष्पक्ष इंक्वायरी चल रही है, कमेटी आयोग बनाया। जो सच है वो सामने आएगा। कोयले की खदानों में जितने लाखों करोड़ का घोटाला हुआ, अभी आपने देखा ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑप्शन करके। ये तो आप उपलब्धियां जो सरकार ने की है उसके कामों को गिना रहे हैं, लेकिन ये बताइए आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं, रोजगार और महंगाई, जिसका बारे में लगातार बात होती है, मुद्दा उठता है विपक्ष की तरफ से, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया? वो तो जमीनी स्तर पर कहा जा रहा था बहुत कुछ किया जाएगा, इन सब ये जो समस्या इनसे निजात मिलेगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं अभी हुआ। मैंने गिना चुका हूं कि रोजगार खाली सरकारी नौकरी से मतलब नहीं होगा। खाली सरकारी नौकरी से अभी कितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं? 45 लाख अभी तो कुल एम्प्लॉई है, 57 लाख रिटायर्ड एम्प्लॉई है। तो 45 लाख के अगर डबल भी करें तो 90 हो जाएंगे। तो खाली, और इधर हम ओपन कर रहे हैं मार्केट को, एफडीआई को खोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमको रोजगार के अवसर भी तरह तरह से पैदा करने पड़ेंगे। और उसीलिए हमने कहा कि 3.5 करोड़ हमने एंटरप्रेन्योर को लोन दिया है, बिगर गारंटी के दिया है। खोमचे वाले हो, धोबी हो, धानु को, छोटा व्यापारी हो, मीडियम व्यापारी हो, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस बेस पे, उसकी खुद की जमानत के बेस पे हमने लोन देने का कार्यक्रम किया है। 10 लाख से लेके और 10 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है। तो ये किस तरफ जा रहा है? इशारा उसी तरफ जा रहा है कि रोजगार के साथ साथ और स्वयं रोजगार के भी अपने साधन उपलब्ध होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट हमने बताया, वो किस लिए कर रहे हैं? कोई भी आदमी जब स्किल हो जाएगा तो उसको रोजगार लेने में, लेकिन कितने आदमी अभी तक स्किल हुए ये बताइए? पूरे भारत में ये प्रोग्राम चल रहा है, तरह तरह के सेंटर खोले जा रहे हैं, छोटे से छोटा काम उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग जी। है। चलिए वाजपेयी जी आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र तनेजा स्पोक्स पर्सन बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी लगातार, जी जितेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अभी नरेंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो नरेंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो रीशफल हो रहा है तो साफ तौर पर उसमें विपक्षियों का कहना है कि चुनावी एंगल नजर आ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस के इसमें कोई मायने नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि जो रिशफल की अटकलें आ रही हैं, देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, और कब करना है, कैसे करना है, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि प्रधानमंत्री समय समय से जो भी होते हैं, जब से हमारे देश की परंपरा है, आवश्यकता होती है तो रिशफल करते हैं, और उसमें उनका ध्यान असली यही होता है कि देश की सेवा और कौन मिनिस्टर जो है कहाँ उनकी सर्विसेज का बेटर यूज किया जा सकता है। और जहां तक बात रही कि इसके अंदर साहब पॉलिटिक्स है, इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन अभी आने वाला है? केंद्र में तो कोई इलेक्शन अभी 2019 से पहले है नहीं, और हम केंद्रीय कैबिनेट की रिशफल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारा फोकस जो है, ठीक है विरोधी अपोजिशन को हक है वो जो कहें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा फोकस इस बात पे है कि जो मंत्रालय है उनकी डिलीवरी कैसी है, उन मंत्रियों की डिलीवरी कैसी है, कहाँ पे और बेहतर काम करवाया जा सकता है, किसके परफॉर्मेंस बेटर है, कौन देश की जनता की सेवा अच्छी तरह कर रहा है, हमारा फोकस उसके ऊपर है। बाकी जो ठीक है अपोजिशन को कहना है वो कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता क्या सोचती है हमारे लिए सिर्फ ये अहमियत रखता है।
जी, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो खबरें हम तक पहुंच रही है वहां पर तो यही बात सामने आ रही है कि यूपी के चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी इस रीशफलिंग में, पंजाब से चेहरों को इसमें जरूर तवज्जो दी जाएगी, ऐसे कई नाम हैं। तो जाहिर है कि चुनावी एंगल तो अपने आप ही सामने आ गया। नहीं, मुझे देखिए, बात सुनिए, जब कैबिनेट बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है, उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व जहां तक संभव हो अच्छी तरीके हो सके। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, यही कांग्रेस करती थी, यही जो और सत्ता में लोग आए प्रांतों में भी यही होता है, उस पर कौन सी नई बात है। लेकिन यहां ये बात कहना कि चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव तो अब आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहले से बहुत मजबूत है, आप देखिए थे उठा करके कॉम्पोजिशन को। अच्छा, और जहां तक आपने पंजाब की बात करी, पंजाब में चुनाव, लेकिन इन चीजों को लेकर के केंद्र सरकार फैसले नहीं करती है। वहां फैसले सिर्फ इस बात को लेकर के करे जाते हैं कि भाई जो जनता से हमने वायदे करी अपने मैनिफेस्टो के अंदर, और जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज है, कुल मिलाकर के पूरी सरकार, हर मंत्रालय, हर विभाग परफॉर्मेंस क्या वो देखा जाएगा। अगर, क्योंकि हमने देखना होता है ये राष्ट्रीय सरकार है, भारत की सरकार, ये राज्य की सरकार नहीं है, तो हमारे पर्सपेक्टिव उसमें नेशनल होते हैं, और बाकी जो एडजस्टमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव होता है। ऐसे पहले भी होता था, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप इंग्लैंड में भी देख रहे हैं क्या, तो इसी तरीके से होता है। जी, जितेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे, ये बताइए कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो सरकार का एक ही साफ तौर पर कहना था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। अभी फिलहाल पीएम को मिलाकर कुल 70 मंत्री हैं, संख्या आगे भी जा सकती है, तो क्या माना जाए कि सरकार अपने उस वादे से हट रही है? नहीं स्मिता, जैसा बात आई सामने, जितनी अच्छी तरीके से शिल्पा ने बात रखी, तनेजा जी ने, बहुत विद्वान आदमी है, हमारे बुजुर्ग है, इनको ये बात याद रखना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात पे इनने दोनों ने जिक्र किया, वाजपेयी जी ने भी किया। आप रमाकांत कठोरिया, क्या परफॉर्मेंस है इनका, उत्तर प्रदेश में कैसे बयान देते हैं ये। स्मृति ईरानी हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है, विवादों में बनी रहती है, डिग्री का मामला है, HRD मिनिस्ट्री है। ऐसे ही आपने निहाल सिंह, बलात्कार के आरोपी है, राजस्थान के मंत्री, क्या ये नरेंद्र मोदी जी को ये ऐसे ही मंत्री मिले थे? आप देखोगे कि ये करप्शन को लेके बहुत बातें करते हैं। इन्होंने कहा एक भी आरोप लगा हो तो बताए। सुषमा स्वराज और ललित मोदी का क्या इस रिश्ता था, और ललित मोदी क्यों भाग गया देश से? क्या कारण है राजस्थान के मुख्यमंत्री पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक भी कदम प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया, बोले तक नहीं मुंह से? क्या कारण है व्यापम का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान पर हाथ रखे बैठे हैं प्रधानमंत्री? क्या कारण है रमन सिंह ने वहां अनाज घोटाला कर दिया छत्तीसगढ़ में? क्या कारण है कि पंजाब में इतना बड़ा घोटाला हो गया? और इतनी बड़ी बात तो छोड़ दें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, जब पेट्रोलियम पदार्थों को सर्च करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए उन्हें आवंटित किए, उसमें खुद ही वो घोटाले में शामिल है, और देश के सामने अलग अलग तरीके से। नरेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी वाजपेयी जी, शिल्पा वाजपेयी जी अभी बोल रहे थे कि हमने महंगाई नरेंद्र जी क्या जवाब देंगे इस पर? तनेजा जी एक नहीं, पटवारी जी सुनिए, एक सेकंड सुनिए। देखिए पटवारी जी, आपकी पुरानी पार्टी है ना, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि किसी को आपने स्मृति ईरानी जी के बारे में कहा, पढ़ाई लिखाई की बात करी, आप भूल गए कि कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज एक चीफ मिनिस्टर भी हुए और बड़े नेता हुए, कामराज जी, कितनी एजुकेशन थी? ये प्रश्न में करते में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो बहुत वास्तव में बहुत बड़े नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो इस तरह की बातें करना, देखिए बड़ी पार्टी है तो थोड़ा छोटी बात आप करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने, देखिए अब बात इस समय जो हमारा टॉपिक है आज वो क्या है और आप कहां कहां उसको लेकर के जा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, मुद्दे पर रहिए। देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस है, आपका हक है, आप कहिए जो आपको कहना है, बिल्कुल आपका अधिकार है। आप ये बताइए कि इस मंत्रालय में ये परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं, विदेश मंत्रालय की परफॉर्मेंस से इससे खुश नहीं, HRD में ये बताइए कि परफॉर्मेंस में आपको कहां कमी नजर आ रही है। हम बड़ी खुशी से आपके सुझाव होंगे, उनको लेंगे, सर आंखों पे लेंगे, अगर हमारी कुछ कमी है उसको ठीक करेंगे। आप रेल मंत्रालय के बारे में बताइए, ये बताइए जिससे कि दर्शकों भी फायदा हो, हमको भी आपका जो अनुभव है उससे भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। वो बहस थोड़ी अच्छी लगती है, आप इधर से उधर आप पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा रहे हैं, उससे कुछ निकल के नहीं आएगा, ना दर्शकों को मिलेगा ना हमको नहीं मिलेगा। आपके अच्छे सुझाव कृपया करके हम दीजिए, हमारे सर आंखों पे हमसे कुछ कमी हो रही है, हम उनको जरूर पूरा करेंगे। आपके सुझावों को सुनना चाहते हैं, आप बताइए हमको, आप बताइए क्या सुझाव है, किस मंत्रालय के बारे में? बहुत अच्छी
बहुत अच्छी बात, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं। आप ये बताओ, एचआरडी मिनिस्ट्री को लेके आपने बातें कही, ऐसी देश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें विवाद नहीं हो रहे हैं? वो चाहे जेएनयू है चाहे हैदराबाद की हो, अगर एचआरडी मिनिस्ट्री का अच्छा काम होता तो इतने विवादों में क्यों रहती? कहीं विवाद नहीं है। बताइए जेएनयू में क्या, पटवारी जी जेएनयू में क्या विवाद है? जेएनयू में क्या विवाद है? अरे कौन से विश्वविद्यालय, उनके नाम बताइए। तनेजा जी, महंगाई, इतने सारे विश्वविद्यालय, कहां विवाद है? सुनो, आप सुनो, अब महंगाई की आप पहले इसी पे बात कर ले, पहले एचआरडी की बात कर लेना। बोले मैं चुप, पहले एचआरडी की बात कर लेना पटवारी जी। आप बोले मैं चुप रहा, पूरी बात एचआरडी पे टिकी ना, एचआरडी पे टिकी जी। आप बोले मैं चुप रहा, पूरी बातें होने दो। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो मैं समझता हूं कितनी सीनियरिटी है। अगर टेलीविजन पे बात करना है तो पूरी बात सुनो भाई, बात कंप्लीट कीजिए। आप ये बताएं कि आज प्याज आप पिछले साल 150 रुपए किलो बिक गया, आज फेंकना पड़ रहा है देश में। क्या कारण है? कैसा मैनेजमेंट है आपका? क्या कारण है कि दालें 200 रुपए किलो बिक गई? क्या कारण है कि आपके रोजगार का जो मंत्रालय है, आज भारत सरकार की वेबसाइट पे भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा जो आंकड़े आए हैं उसमें 12 करोड़ से 14 करोड़ नए 20 साल से 30 साल के बच्चे बेरोजगार हैं। इसके 2 करोड़ के रोजगार हर साल देने का वादा किया था। क्या इसको गुड परफॉर्मेंस कहेंगे आप? क्या इसकी मैं तारीफ करूं? आप ये बताएं कि विदेश मंत्रालय इतने 80 देश लगभग घूमे हैं प्रधानमंत्री, कितना एफडीआई आया है यहाँ, कितने रोजगार नया है? नरेंद्र जी, बातें देश जानना चाहता है भाई। काले धन को लेके बात पटवारी जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। 7 करोड़ से जी आप सुनिए, आप जवाब ले लीजिए। पटवारी जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, जवाब ले लीजिए। आप सुनिए नरेंद्र जी अपनी बात कहिए। पटवारी जी सुनिए, आप सुनिए पटवारी जी, आपने कहा कि एफडीआई कितना आया। मैं आपकी जानकारी, आपका पूरा देश जानता है, आपको शायद पता नहीं, आपकी पार्टी को नहीं पता। एफडीआई के अंदर 54% की बढ़ोतरी हुई, $53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। एफडीआई जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, अमेरिका चाइना से भी हाईएस्ट एफडीआई भारत में आया। पूरा देश जानता है, कांग्रेस ने कान आंख बंद कर रखे हैं, उसके लिए आप हमको सजा नहीं दे सकते। दूसरी बात आपने करी महंगाई की। महंगाई 2 तरह की, आप देखिए, अगर जो कुछ फूड आइटम है जिसमें दाल शामिल है, उसको लेकर के उसमें महंगाई है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, और उसको लेकर के हमें बहुत अफसोस है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसकी लेगेसी है, क्योंकि आपके समय में दाल की जो जितनी नहीं हो पाई। एक लास्ट पॉइंट जी बताइए। अच्छा, हाँ, और दूसरा पटवारी जी, दूसरा आपने जो बात करी रोजगार की, पटवारी जी जब आप थे ना, अर्थव्यवस्था कहां थी? बिल्कुल डूबी हुई थी। जो आज बेरोजगारी है वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने समय पे काम नहीं किया। हम जो काम आज कर रहे हैं वो बेरोजगारी उससे धीरे धीरे खत्म होगी। आपने जो बातें चर्चा करी वो सब आपकी गलतियां थी, उसकी सजा। तो चलिए, समय फिलहाल खत्म हो चुका है हमारे पास, और सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।